साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो पीटी 365 प्रकाशित की जाती है, तो उसके तहत हम लोग पीटी 365 राज व्यवस्था या पॉलिटी का जो पीटी 365 है उसे कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो में जो इसका थर्ड टॉपिक है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। केंद्र राज्य संबंध या सेंटर स्टेट रिलेशन के तहत जो पहला टॉपिक इसमें है वो है 7वीं अनुसूची में सुधार के बारे में, रिफॉर्म इन 7th शेड्यूल। तो देखिए, अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि कई विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार करने का समर्थन किया। यदि हम 7वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 246 246 आर्टिकल याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का विभाजन करती है। यह अनुच्छेद अर्थात 246 जो है इन सरकारों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को तीन सूचियों का क्रम याद रखिएगा। संघ सूची, फिर राज्य है और फिर समवर्ती सूची है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में निर्दिष्ट करता है यह। ठीक है, कौन सा? आर्टिकल 246। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 248 में के तहत। तो देखिए, अनुच्छेद 248 या आर्टिकल 248 जो है संसद को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियां किस आर्टिकल में है? 248 में। अवशिष्ट शक्तियां ऐसे विषयों पर अधिकारिता की शक्ति को संदर्भित करती हैं जिनका राज्य सूची या समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, वो अवशिष्ट शक्तियां होंगी। तो देखिए, इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास होता है। अब यहाँ यदि बात करें कि जो ये सूचियां दी गई हैं, 3 सूचियां, इस प्रणाली को बनाए रखने के पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है? तो पहला, भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने हेतु, तीसरा, प्रांतीय स्वायत्ता को सुनिश्चित करने हेतु, चौथा, संतुलित आर्थिक विकास हेतु और पांचवा, उत्तरदायी गवर्नेंस को बनाए रखने हेतु ये सूची प्रणाली को लागू किया गया है, बनाए रखा गया है। अब यदि 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 सूचियां शामिल हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो पहली सूची है उसे संघ सूची कहते हैं। इसके संबंध में संसद के पास विशेष शक्ति है। इस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो संघ के पास है, केंद्र सरकार के पास है। इसके तहत कुछ उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे रक्षा है, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि इसके तहत आते हैं सूची में। संघ सूची में वर्तमान में कुल 100 विषय हैं। पहले मूल रूप से जब अनुसूची जोड़ी गई थी तो इसमें मूल रूप से 97 विषय थे। वहीं जो दूसरी सूची है उसे राज्य सूची के नाम से जानते हैं। इसके संबंध में राज्य विधानमंडलों के पास विशेष शक्ति है, मतलब इस पे कानून बनाने का अधिकार जो है राज्यों के पास में है। इसके तहत कुछ उदाहरण यदि देखें तो लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, दाव दांव हो गए, और आपके जुआ इत्यादि। दांव मतलब जैसे विवाह हो गया, उत्तराधिकार हो गया, दत्तक या क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन हो गया। ये सब चीज़ें जो है आपकी इसके तहत आ जाएंगी, राज सूची के तहत। राज सूची में 61 विषय हैं, 61 विषय शामिल हैं, और मूल रूप से इसमें 66 थे, मतलब कि 5 विषय इसमें कम हुए हैं, जबकि संघ सूची में बढ़े हैं। तीसरी सूची समवर्ती सूची कहलाती है। इसके संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को शक्तियां प्रदान प्राप्त हैं कानून बनाने की। इसके तहत जो विषय आते हैं उसके कुछ उदाहरण हैं: शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, वन्य जीवों और जानवरों की सुरक्षा, वन अर्थात फॉरेस्ट इत्यादि। तो इसके तहत जो समवर्ती सूची के विषय हैं ये महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। कौन कौन से? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, आपराधिक कानून, वन्य जीवों और जानवरों की सुरक्षा और वन अर्थात फॉरेस्ट, इसके तहत आते हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। मूल रूप से इसमें 47 थे, मतलब इसमें संख्या बढ़ी है। तो संघ सूची और समवर्ती सूची में संख्या बढ़ी है, परंतु राज्य सूची में संख्या कम हुई है, क्योंकि राज्य सूची के ही विषयों को संघ सूची में या समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। अब यहां 7वीं अनुसूची में संशोधन कैसे होगा, ये इसकी प्रक्रिया क्या है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, 7वीं अनुसूची में संशोधन की प्रक्रिया, इसमें संविधान के भाग 20 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया दी गई है उसके अनुसार ही संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत, इसके लिए संसद के विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ? अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए की आवश्यकता होती है। साथ ही इसके अतिरिक्त साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमत की भी आवश्यकता होती है। तो ये याद रखना है आपको कि 7वीं अनुसूची में संशोधन कैसे हो सकता है। तो संसद के विशेष बहुमत,
और साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होगी आपकी 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए। यही प्रक्रिया कुछ अन्य मामलों में भी अपनाई जाती है। वो कौन से मामले हैं? जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी विधि में संशोधन करना हो, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार के संबंध में संशोधन करना हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारों में या कार्य क्षेत्र में संशोधन करना हो, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में संशोधन करना हो, संविधान का संशोधन करने की संसद की जो सख्त तथा उसकी जो प्रक्रिया स्वयं जो अनुच्छेद 368 है इसमें संशोधन करना हो, तो आपको संसद के विशेष बहुमत और साधारण बहुमत के आधार पर आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता होती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं 7वीं अनुसूची का जो विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था, इसके अंतर्गत प्रांतीय विधान परिषदों का प्रावधान किया गया था। इनमें पर्याप्त भारतीय प्रतिनिधित्व दिया गया। फिर 1882 आता है 1882 लॉर्ड रिपन का कार्यकाल। लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव ने निर्वाचित नगर पालिका परिषदों और ग्रामीण जिला बोर्डों की शुरुआत की। फिर 1909 आता है भारत सरकार अधिनियम 1909। इसने प्रांतीय परिषदों को और अधिकार प्रदान किए थे। इससे भारतीय प्रतिनिधित्व में वृद्धि होती है। फिर 1919 का भारत सरकार अधिनियम आता है। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का सीमांकन करके, मतलब दो यहाँ पे अलग अलग हिस्से कर दिए, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय। तो केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का सीमांकन करके और उन्हें पृथक करके प्रांतों पर केंद्रीय नियंत्रण में कमी की गई। 1935 का भारत सरकार अधिनियम आता है। इसने विधायी शक्तियों के वितरण की योजना को 3 सूचियों में निर्धारित किया था। ये 3 सूचियां आपका मूलतः कहां से आ रही हैं? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। ठीक है, और इसे भारतीय संविधान में बरकरार रखा गया। तो भारतीय संविधान में जो 3 अनुसूचियों की अवधारणा है कहां से ली गई है? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की गई है। आगे बढ़ते हैं, सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुर्खियों में क्योंकि हरियाणा और पंजाब रावी तथा ब्यास नदियों के जल बंटवारे पर किसी भी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं। इसके कारण सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा अभी भी अनसुलझा बना हुआ है। सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे में बात करें तो यह सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ने वाली एक प्रस्तावित 214 किलोमीटर लंबी नहर है। इसकी योजना पंजाब से अलग हरियाणा राज्य के गठन के बाद 1966 में बनाई गई थी। 1961 में ये अलग होते हैं, 1966 में बनाई गई थी। इसमें हरियाणा को रावी और ब्यास नदियों के अतिरिक्त जल का औसत वार्षिक हिस्सा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था कि रावी ब्यास नदियों का जो अतिरिक्त जल है उसका औसत वार्षिक हिस्सा हरियाणा को दिया जाएगा। हरियाणा ने 1980 में सतलुज यमुना लिंक नहर के अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। इसके विपरीत पंजाब जो है रिपोरियन सिद्धांतों और जल की अनुपलब्धता का हवाला देकर इसे टालता रहा है। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि रिपेरियन सिद्धांत क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। रिपेरियन सिद्धांत के अनुसार किसी जल निकाय से सटी भूमि के स्वामी को ही उस निकाय के जल के उपयोग का अधिकार होता है। हरियाणा ने तर्क दिया कि उसके दक्षिणी हिस्से को भूजल में गिरावट के कारण जल की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसके अतिरिक्त उसका यह भी कहना है कि एराडी ट्रिब्यूनल 1987 द्वारा दिए गए आकलन के बाद भी हरियाणा राज्य को जल में उसके उचित हिस्से से वंचित किया गया है। यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। तो देखिए इसके बारे में आपका 7वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य सूची और संघ सूची में। देखिए राज्य सूची का जो विषय क्रमांक 17 है, इसमें क्या दिया गया है? जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, ड्रेनेज आदि। इसके संबंध में जो नियम कानून बनेंगे वो राज्य बनाएगा। और संघ सूची में विषय क्रमांक 56 दिया गया है। इसमें दिया गया है अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटियों का विनियमन एवं विकास। इस पे कानून संघ बनाएगा, केंद्र बनाएगा। अनुच्छेद 262 ये अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों, ध्यान रखिएगा, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय इसके तहत किया जाता है। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया। कौन सा? अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 आर्टिकल 262 के तहत। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की बात करें तो यह केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी विवाद के न्याय निर्णय के लिए अधिकरण या ट्रिब्यूनल गठित करने का अधिकार देता है। अधिकरण का निर्णय अंतिम और विवाद से संबंधित पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है। ध्यान रखिएगा, ये बाध्यकारी होता है, सलाहकारी टाइप का नहीं है। और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन अधिनियम जो है, ये मूल अधिनियम के तहत विवाद निपटान जो तंत्र था, विवाद निपटान तंत्र को प्रस्तावित करता है। इसके लिए यह विवाद समाधान समिति, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी और
विवाद निपटान के लिए एक स्थायी अधिकरण के गठन का प्रावधान भी करता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी विवादों के बारे में देखें तो रावी, ब्यास और सतलुज जो ये नदियां हैं, इससे संबंधित विवाद किन राज्यों के मध्य में है? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इससे संबंधित नदियां इस राज्य जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है। वहीं नर्मदा के बारे में बात करें तो देखिए, पहले मैप में देख लिए, ये है रावी, व्यास और सतलुज। नर्मदा नदी ये आपकी जा रही है। नर्मदा नदी से संबंधित राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इन राज्यों से होकर के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। मांडेल या मांडोवी महादई ये गोवा की नदी है, जो कि गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यहाँ पे ये गोवा है, ये कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र, इनसे होकर प्रभावित होती है और इन्हीं के बीच विवाद है। कृष्णा नदी, ये आप कृष्णा नदी देख सकते हैं। कृष्णा नदी जो है, इससे संबंधित राज्य जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक, ये 3 राज्य से संबंधित हैं, इनके बीच विवाद है। पेरियार से संबंधित राज्य कौन सा है? पेरियार नदी आपकी केरला में मुख्यतः है ये, इससे संबंधित जो विवाद हो तमिलनाडु और केरल के मध्य में है। वामसाधारा या वंशधारा नदी, इसे संबंधित राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये वामसाधारा है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर ये प्रवाहित होती है और इन्हीं के बीच विवाद है। गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं। गोदावरी नदी, ये आपका गोदावरी नदी आ रहा है और प्रशांत ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इससे संबंधित राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा नाम, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। और कावेरी नदी की बात करें, कावेरी नदी यहाँ पे है। इससे संबंधित राज्य जिनके बीच विवाद है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और पुडुचेरी। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों की। तो संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में बात करें। देखिए, झारखंड विधानसभा ने रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं में आरक्षण को बढ़ा करके 77% करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि यह विधेयक तब लागू होगा जब केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगी। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसके पीछे का उद्देश्य कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना था। हालांकि आई आर कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून जो हैं वो मूल ढांचे की अवधारणा के तहत न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। मतलब 1973 के पहले जो डाल दिए गए उनकी समीक्षा तो नहीं होगी, पर उनके बाद जो डाले गए हैं वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट्स के बारे में बात करें, अपशा अपशपा कानून जिसे शॉर्ट में कहते हैं, तो गृह मंत्रालय ने असम, नागालैंड और मणिपुर, ध्यान रखिएगा नाम, असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया है। कुछ हिस्सों में इन राज्यों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की वजह से कुछ क्षेत्रों में अप्सा को हटाया गया है। इस घोषणा के बाद अब इन 3 राज्यों के कुछ हिस्सों में ही अप्सा लागू रहेगा। इसके अलावा अभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और जम्मू कश्मीर में अप्सा लागू है। तो कुल 5 राज्यों में अप्सा किसी न किसी रूप में लागू है। कौन कौन से? असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर। अप्सा कानून के बारे में बात करें तो यह कानून अशांत क्षेत्रों, डिस्टर्ब एरिया में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए सशस्त्र बलों को अप्सा अधिनियम 1958 की धारा 4 के तहत विशेष शक्तियां तथा धारा 6 के अंतर्गत उन्मुक्तियां प्रदान करता है। कई बार किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूरा भाग या कोई भाग हिंसा या उपद्रव के चलते ऐसी स्थिति पहुंच जाता है कि वहां कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, तब वहां अप्सा की घोषणा की जाती है। अप्सपा अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत किसी राज्य या उसके क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। अशांत क्षेत्र की घोषणा राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, कौन घोषणा करता है? राज्यपाल करता है। यदि केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका प्रशासक या केंद्र सरकार भी घोषणा कर सकती है। देखिए, केंद्र अंतर राज्य परिषद के बारे में बात करें, इंटर स्टेट काउंसिल ISC, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य अंतर राज्य परिषद का पुनर्गठन किया है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 263 के तहत, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 263 में है। ठीक है। और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संबंधित प्रावधान 262 में है। तो अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं। तो ऐसी परिषद की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है।
और साथ ही यह राष्ट्रपति को ऐसी परिषद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। 263 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही ये आपका अंतर राज्य परिषद की का गठन किया गया था। कुछ अन्य बातों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये गैर स्थायी संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 263 के तहत। ठीक है, गठन की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है, गृह मंत्रालय के अधीन। इसकी संरचना की बात करें तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री तथा विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं। स्थायी समिति का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में 10 केंद्रीय मंत्री शामिल किए जाते हैं। कार्य क्या है? राज्यों के बीच विवादों की जांच करना और उन्हें सलाह देना तथा उन विषयों की जांच और उन पर चर्चा करना जिनमें 2 राज्यों अथवा राज्यों एवं संघ के समान या साझे हित शामिल हों। नीति और कार्रवाई के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना, ये इसके कार्यों में शामिल है। भारत नागा युद्ध विराम समझौते के 25 वर्ष के बारे में बात करें तो भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इशाक मुइवा के बीच युद्ध विराम समझौता 1 अगस्त 1997 को प्रभावी हुआ था। कई दौरों की वार्ता के बाद 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इशाक मुइवा के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि नागा ध्वज और एहजाबो तथा नागा संविधान पर दोनों पक्षों के बीच असहमति के कारण स्पष्ट रूप से शांति प्रक्रिया आगे बढ़ने में विफल रही। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इशाक मुइवा ने यह जोर देकर कहा कि दोनों विषयों को फ्रेमवर्क समझौते में शामिल किया गया था। अगला है अंतरण पश्चात राजस्व घाटा के बारे में। अंतरण पश्चात राजस्व घाटा के संबंध में तो इसे इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डेफिसिट, PDRD अनुदान। वित्त मंत्री ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 14 राज्यों को PDRD अनुदान की 7वीं मासिक किस्त जारी कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को PDRD प्रदान किया जाता है। राज्यों को यह अनुदान राशि क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिश के अनुसार जारी की जाती है। इसका उद्देश्य अंतरण पश्चात राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करना है। इस अनुदान को प्राप्त करने की राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण 15वें वित्त आयोग ने किया है। आगे बात करते हैं स्वायत्त जिला परिषदों के बारे में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC के बारे में। मेघालय ने सीमा विवाद के निपटारे के लिए असम के साथ एक समझौता किया है। मेघालय की खासी हिल्स जो जिला परिषद है उसने इस समझौते का विरोध किया है या विरोध कर रही है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्वायत्त जिला परिषद के बारे में बात करेंगे। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC इसकी स्थापना 6ठी अनुसूची के तहत की गई है। इन्हें कुछ कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां भी दी गई हैं। तो जो स्वायत्त जिला परिषद इनके पास कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां तीनों शक्तियां होती हैं। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में कुल 10 ADC अर्थात स्वायत्त जिला परिषदें हैं। संरचना कैसे होती है? प्रत्येक ADC स्वायत्त जिला परिषद में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। इनमें से 4 सदस्य जो हैं 30 में से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 26 वयस्क मताधिकार के जरिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल को स्वायत्त जिलों के क्षेत्रों का विस्तार करने या उन्हें घटाने या उनके नाम को बदलने का अधिकार है राज्यपाल को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्वायत्त जिलों के क्षेत्रों का विस्तार करने या उन्हें घटाने या उनके नाम बदलने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। परिषदों को दीवानी और आपराधिक, सिविल और क्रिमिनल मामलों में न्यायिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन परिषदों का क्षेत्राधिकार संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या अधीन होता है। आगे बात करते हैं महाजन आयोग के बारे में, तो महत्वपूर्ण है। 1966 में केंद्र सरकार ने 1966 में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद को हल करने के लिए महाजन आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग ने 264 गांवों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने तथा बेलगावी, जिसका पुराना नाम बेलगाम है,
और 247 गांवों के कर्नाटक में बने रहने की सिफारिश की थी। महाराष्ट्र ने आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। साथ ही उसने 2004 में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बेलगावी या बेलगाम जो है वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है केवल एक बार अध्यक्षता की थी, और कब की थी? 1924 में। 1924 में की थी, और वो कहाँ की थी? कर्नाटक के ही बेलगांव में की थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।